अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी और आज के रिपोर्टर्स में जो है वो साबिर शाकिर साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ होंगे, अरशद शरीफ साहब सीनियर एनालिस्ट होंगे इस्लामाबाद से, और हम बात करेंगे जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर। गुज़िश्ता रोज़ फादर्स डे था, फादर्स डे पर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल साहब की मुलाकात हुई। इस बात का इंदिया दिया गया कि बजट मंजूर नहीं करने देंगे, तहरीक चलाएंगे, टफ टाइम देंगे हुकूमत को। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा को ये कहा है कि, और पार्टी वालों को कहा है कि जम के मुकाबला करें और हर फ्रंट पर जो है वो जवाब दिया जाए। ये मामला डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए अपोजिशन कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है। मुश्किलात अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई हैं। इस मुलाकात में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा वाला जो ग्रुप है वो क्यों नज़र आया, इन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो कमीशन बनाया था उस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हमने यही बात करनी है कि जो मरियम और बिलावल मुलाकात है, इस का नतीजा जो है वो क्या निकलता देख रहे हैं हमारे दोनों सीनियर तज्जियाकार। साबिर साहब, क्या होने जा रहा है? ये दोनों मुलाकात करके अपोजिशन को मजबूत या मुतहर्रिक कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आदिल, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो हमारी कम्युनिटी से मुताल्लिक है, उस पर थोड़ा सी गुफ्तगू कर लें। समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे कोलीग, उनको एक वफाकी वज़ीर ने एक शादी की तकरीब में थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़ने के बाद अभी तक कोई अफसोस, कोई नदामत या कोई मलामत भी नहीं है। तो सबसे पहले तो उस पर बात करनी चाहिए। और ये थप्पड़ गर्दी कब तक चलेगी, कितनी आगे बढ़ेगी, और अगर ये सिलसिला यहाँ ना रोका गया तो आने वाले दिनों में किसी के मुंह पे भी कोई भी थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम तो यही होता है कि वो क्रिटिसाइज़ करे और ख़ास तौर पे हुकूमत को आड़े हाथों ले। किसी वज़ीर की बात पसंद नहीं आ रही या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा उससे इख्तलाफ है तो मुझे भी हक है कि मैं उसे थप्पड़ मार लूँ। सहाफ़ियों को ये हक मिलेगा। सहाफ़ी अक्सर ऐसे करते तो नहीं है, लेकिन अगर आप वफाकी काबीना जिसकी कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके आर्टिकल 91 के मुताबिक, उसकी एंडोर्समेंट तो नहीं आ रही। लेकिन एक बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका आज नोटिस भी लिया है, गालिबन समी इब्राहिम को कॉल भी की है, इस वाक़े पे माजरत भी की है, इस वाक़े को कंडेम भी किया है। लेकिन जो आपने बात उठाई है कि अभी तक कोई एक्शन इस पर उस तरह से नहीं आया, यहाँ पे खैर बहुत सारे बड़े बड़े इससे ही वाक़यात हो जाते हैं, उस पर भी नहीं। लेकिन इसकी सीरियसनेस एक और भी है कि आप माशरे में एक कल्चर अब कौन सा परवान चढ़ाने जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ क्या ये नया पाकिस्तान बनाने जा रही है? ये वाला काम किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये वाली सारी चीज़ें होती हैं और बहुत क्रिटिकल सवालात होते रहे, जनरल मुशर्रफ के मुँह पर सवालात होते रहे, लेकिन इस तरह की हरकत डिक्टेटर्स ने भी नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपके मेरे हमने 10,000 उन पर स्टोरीज़ की होंगी, स्कैंडल्स लेके आए हैं, सब चीज़ें की हैं, लेकिन जो इस तरह की बेहूदगी है, तशद्दुद है, वो बराह रास्त अपने कम से कम पिछले दौर में नहीं किया। माजी की उनकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन किसी वफाकी वजीर ने इस तरह की घटिया हरकत नहीं की है। ये तमाचा पूरी काबीना के अपने मुंह पे भी है। और जी आदिल, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं अरशद भाई ये कहना चाह रहा था, ये बिल्कुल ठीक बात है, साबिर साहब ने भी बात की, आप भी ये बात कर रहे हैं कि वाकई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा जो है वो नहीं होता था। बदतरीन मुखालिफ या कॉलमिस्ट या जो भी जर्नलिस्ट क्रिटिसिज्म करते थे, कभी अटैक नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये ट्रेलर डेमोक्रेसी के दिनों में ही ज़्यादा देखे हैं। खान साहब ने मजम्मत की है, बहुत अच्छी बात है, बात की उनसे फ़ोन पे सब कुछ हुआ है, लेकिन आपको याद होगा PMLN की रैली में मुझ पर अटैक हुआ था। बिल्कुल। तो PMLN के कुछ लोगों ने तो उसकी मुखालफत की थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा या पार्टी की लीडरशिप ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था इस बात पे कि कवरेज करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो डेमोक्रेसी में हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, बजाय डिक्टेटरशिप के दिनों में दिखाई देती। बिल्कुल, हमारी DSNGs पे भी हमला होता, हमारे फील्ड स्टाफ पे, हमारे रिपोर्टर्स पे, वो सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब वफाकी वजीर अगर तहरीक इंसाफ तो इन सबसे मुख्तलिफ होनी थी ना, और चीज़ें मुख्तलिफ होनी थी, लेकिन अगर वो भी उसी रविश पर चलना शुरू हो जाए तो हम माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमिक फेलियर आपके लिखा हुआ है और आपने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि जो आपकी रेलू कट्टों की टीम थी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाली, वो रेलू कट्टों की आपकी इकोनॉमिक टीम नाकाम हो चुकी है। बाकी आप काबीना में जितने आप
आपने रेलू कट्टे रखे हुए हैं, कौन कौन से रेलू कट्टे हैं जो पाकिस्तान टीम में, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो भी कौम को बता दें कौन से रेलू कट्टे हैं जो डिलीवर नहीं कर रहे, और क्या आप उनको आगे जाके आप तब्दील करेंगे उन रेलू कट्टों को, और कौन से आपके ऐसे इत्तेहादी हैं जिसमें के रेलू कट्टे मौजूद हैं जिनको आप माजी में तो डाकू और चोर कहते थे। आपने भी अगर वही वाली हरकतें करनी है जो कि माजी में नून लीग कर रही थी, जो कि माजी में पीपल्स पार्टी कर रही थी, या आपने माशरे को लेके जाना है कि जी चले अब आइंदा बातचीत पे नहीं होगी, लॉजिक पे बात नहीं होगी, सवाल का जवाब आप तहम्मुल से नहीं दे सकेंगे, और पूरी वफाकी काबीना इस पे खामोश तमाशाई अभी तक बन के बैठी हुई है। प्राइम मिनिस्टर की एक कंडेमनेशन आ गई है, उसके आगे तक अभी तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप इस पे नहीं लिया गया। तो क्या ये एंडोर्समेंट है? कल को मेरे स्टूडियो में कोई भी मिनिस्टर आके बैठेगा, उसको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो वो मुझे थप्पड़ मारेगा, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आ रही तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। सरकारी जितने मुलाजमीन हैं, कल को DGFIA को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई IG को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी वजीर को वो बात पसंद नहीं आती तो वो उनको जाके थप्पड़ मारेगा, किसी SHO को थप्पड़ मारेगा, किसी फेडरल सेक्रेटरी को थप्पड़ मारेगा। ये थप्पड़ गर्दी का जो आप कल्चर बनाना चाह रहे हैं, इससे नुकसान आपका होगा, और आपकी हुकूमत जिन कमजोर पांव पे खड़ी है, जिसकी के टांगे ऑलरेडी बहुत से लोग खींच रहे हैं, और चंद आपके लोग अभी तक जो लॉजिक तलाश करने की कोशिश करते रहते, उसमें समी इब्राहिम भी एक था, और आप उसमें भी उनके खिलाफ जा रहे हो। मसला क्या था? समी इब्राहिम ने एक खबर की कि जनाब फवाद चौधरी साहब के राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ, आप उसका जवाब दे दें। अब उसकी जस्टिफिकेशन, फवाद चौधरी साहब से मेरे माजी में भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी उनसे मेरा राब्ता रहता था जब तक ये वाकया हुआ, लेकिन उसके बाद से मैं समझता था बहुत लॉजिकल आदमी है, एक वकील आदमी है। उनके भाई फैसल चौधरी मेरे अपने वकील रहे हैं, ARY के वकील रहे हैं, और बहुत सी हमारी मुलाकातें, पढ़े लिखे लोग हैं। आप भी ये वाली हरकतें करना शुरू हो रहे हैं, और एक अगर खबर दी है तो आप उसको डिनाई कर दें, नहीं है आप उसे पैमरा में ले जाए। जस्टिफिकेशन क्या है कि जी हुकूमत में रहते हुए एक वजीर कह रहा है कि जी मैं सब फोरम्स पे गया हूं और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैंने थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। कल को क्या किसी और को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अगली स्टेज क्या है कि लोगों को आप सड़कों पे गोलियां मारना शुरू कर देंगे, इस माशरे में आप वायलेंस करेंगे। वो तालिबान माइंडसेट जिसको कि हम समझते थे कि जी फवाद चौधरी एक पढ़े लिखे आदमी है, एक लिबरल माइंडसेट के आदमी है, जिसको वो हमेशा अपोज करते रहे, आप उसी तरफ जा रहे हैं। तालिबान और आप में फर्क क्या रह गया उस मिलिटेंट माइंडसेट में कि जनाब वो भी तो यही कहते थे कि जनाब हमारा अपना कानून होगा, इदारे हमें इंसाफ नहीं दे रहे और हम अपना कानून पे अमल दरामद करेंगे। तो ये इतना छोटा इशू नहीं है साबिर साहब, और इसको सीरियसली हुकूमत को एड्रेस करना पड़ेगा। और अभी तक सहाफती तंजीमें इस पर कुछ कोशिश कर रही हैं कि बातचीत हो जाए, कोई सुलह सफाई की भी बात हो रही है। सुलह सफाई का ये मामला नहीं है, ये प्रिंसिपल्स का इशू है, और इसको अकॉर्डिंग टू द सेट प्रिंसिपल्स आपने माशरे को बताना है कि आइंदा पाकिस्तान में ये थप्पड़गर्दी चलेगी या कि कवानीन के मुताबिक आपने इस माशरे को लेकर चलना है। और ये एग्जाम्पल जो वफाकी काबीना ने सेट करनी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सेट करनी है। साबिर साहब, ये जो अरशद साहब ने बात की है कि वफाकी काबीना सारी खामोश रही है, क्या वाकई इंतजार किया जाएगा? खान साहब ने तो चले बात भी कर ली, उनको मीडिया की सपोर्ट भी की कि जी ठीक है हम आज़ादी सहाफ़त के हक में सारा, लेकिन ये फेडरल कैबिनेट में कोई एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोला। क्या ये शो ऑफ पावर की गई? और वाकई ये ट्रेंड अगर सेट हो गया जिस तरह अरशद साहब बात कर रहे हैं, कि कितना खतरनाक ट्रेंड होगा कि हर बंदा अपना हिसाब किताब जगह पे बराबर कर लेगा। अच्छा, एक तो बात मैं बता दूं कि एक छोटा सा वाक़या एक और भी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक मेरा ख्याल है कोई MI के मेजर थे, उन्होंने समथिंग हाशमी एक रिपोर्टर होते थे, डॉन फराज हाशमी साहब MI के नहीं थे उस वक्त, जो चेयरमैन नैब थे जिलन साहब, उनके भाई थे, उनके साथ ऑल्ट्रेक्शन हुई थी PID के सामने। बिल्कुल, उन्होंने एक घोंसा मारा था फराज हाशमी को, तो उनको मुलाजमत से सैक कर दिया गया था। ना सिर्फ उन मेजर साहब को, चेयरमैन नैब भी उस वक्त के हटा दिए गए थे। उस वक्त के चेयरमैन नैब, ये मैं अपडेट कर रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में फराज हाशमी थे, आजकल वो अब्रॉड हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनको भी ये इसी तरह का वाक़या हुआ था, तो उनको सैक कर दिया गया था उन मेजर साहब को। तो ये चीज़ अब प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया है समी साहब को, और उन्होंने उन्होंने कहा एक तो मैं लेट फ़ोन कर रहा हूँ, उसका मुझे अफसोस, दूसरा यह है कि मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि समी साहब से कि आप उन चंद 4-5 लोगों में शामिल हैं जो जब पनामा की तहरीक शुरू हुई एंटाई करप्शन, तो उसमें जो चंद सहाफ़ी थे जिन्होंने एक स्टैंड लिया, उनमें से एक आप थे। दूसरा, फवाद चौधरी का उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी भी सूरत में ये नाकाबिल बर्दाश्त है और ना ही ये कोई काबिल तहसीन, तो खैर क्या होना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस सिलसिले में फवाद को बुलाया है और देखते हैं अब उसमें क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा तो काम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना है,
हम कोई यहाँ पे तारीफ़ करने तो बैठे नहीं हुए, और हमने तो ख़बरें लेके आनी हैं, ख़बरें बयान करनी हैं, और जो ख़बरें होती हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती हैं। अगर इस असूल को मान लिया जाए तो अरशद साहब आपका तो अब तक मुंह लाल हो चुका होता, क्योंकि अब इसमें तक तो अब जितने भी आपको लोग नजर आएगा ना कि यार ये जो तब्दीली आई वही ना। है, इसमें अगर आपने फाशिस्ट एक स्टेट जी हाँ। बनानी है तो आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये- चले आप क्रेडिट देंगे, वो लिबरल है, वो साथियों के उनके टॉलरेंस लेवल का कुछ ज्यादा है। लेकिन अगर आपको याद होगा सिंध में एक वाकया हुआ था, एक टीचर को जी हाँ, बिल्कुल। सूबाई वजीर ने सिंध में थप्पड़ मारा था, और उस वक्त वो चीफ जस्टिस ने disqualify- स्व मोटो लिया था, डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। तो यही चीज़ मेरा और आपका मुंह तो फिर किसी काबिल नहीं है, क्योंकि हम तो अब तक इतना नहीं, काम कर उसमें चुके हैं। साबिर शाकिर साहब देखें, हमारे मुंह तो काफ़ी पतले हैं, जो काफ़ी संडे किस्म के मुंह है ना, बर्दाश्त उनको नहीं होना। बिल्कुल अगर सही कल कला को इस पे सहाफ़ी कोई एक्शन लेना शुरू कर दें, मुख्तलिफ प्रेस क्लब में जो भी वजीर आ रहे हैं, और हमने देखा है इंडिया में ये वाले काम होते रहे, कोई आके वहाँ पे आपको बात पसंद नहीं आती तो वहाँ पे तशद्दुद शुरू हो जाए, कोई जूते आपके मुंह पे मार दे, तो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल हैं। और इस वक्त अपोजिशन का जो मूड बना हुआ है सारा, अपने लिए क्या मसाइल आपने ऐड करने हैं फर्दर, मुख्तलिफ आपकी एपमा आपके सवालात कर रही है, इकनॉमिक पॉलिसी आपसे चल नहीं रही, भानमती का कुंभा आपने बनाया हुआ है, और उसमें खबर क्या थी कि ना फवाद चौधरी साहब के राब्ते। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी जब मैं वजीर था 2 करोड़ रुपए के इन्होंने इश्तिहारात मांगे थे मुझसे, और बाकी चीज़ जो कि उन्होंने कहा जी बतौर प्रेसिडेंट बोल्ड टीवी गालिबन उस कैपेसिटी में मिले थे। हर बंदा जाके हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने इदारे के लिए इश्तिहार मांग रहा होता है, और गालिबन CEOs मुख्तलिफ मांग रहे होते हैं। वो एक प्रोफेशनल काम अपनी ज़ात के लिए तो पैसे नहीं उसने मांगे थे, और कैटेगरी ए करने का कहा था, सारे चैनल्स उस पर कैटेगरी ए की लड़ाई में शामिल थे कि ना हमें कैटेगरी ए में रखें। और उस वक्त फवाद ने बहुत अच्छे काम भी किए थे वो कि जनाब हमने इन सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है, और काफ़ी उसमें बेहतरी लाने की कोशिश भी की है। लेकिन ये राइट आपको कौन देता है कि जनाब आप थप्पड़ गर्दी, दहशत गर्दी के बाद थप्पड़ गर्दी शुरू कर दें, और ये थप्पड़ गर्दी का इख्तिताम कोई नहीं है भाईजान। कल को मेरे स्टूडियो में कोई आता है और यहाँ पे कोई हरकत होती है, वजीर आते हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ होते हैं, स्टूडियो बंद करके ऑपोजिशन वाले उनको लंबा लिटा लेते हैं यहाँ पे, और वो सारी चीज़ ऑन एयर जाती है। कैन द गवर्नमेंट अफोर्ड दैट थिंग? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं इस तरह जाके? कल को वहाँ पे ऑपोजिशन वाले कहने ना हमें हुकूमत की बात पसंद नहीं आती, हमने इसको नहीं चलना। कौमी असेंबली में अभी तक तो वैसे वर्बल प्रोटेस्ट हो रहा है, थप्पड़ गर्दी वहाँ पे शुरू हो जाती है ऑपोजिशन और हुकूमत की। क्या ये निज़ाम इस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता। आप चाह रहे हैं कि जी इस मुल्क में जंगल का कानून हो, मुझे इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा आके। ये वाला निजाम इस मुल्क में अगर एक्सेप्टेबल है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि ये नया पाकिस्तान उनका इस तरह से नहीं चल सकेगा। जी आदिल साबिर साहब, अब अगर इजाज़त हो तो आप दोनों की अगर इजाज़त हो तो थप्पड़ से आगे चीनी और पापड़ की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, चीनी मौजूद है आपके रन डाउन में। ठीक, सब ने इस बात की मजम्मत की है, करनी चाहिए, और वाकई ये कल्चर प्रमोट नहीं होना चाहिए। ये कल्चर प्रमोट होगा तो खुद हुकूमत के लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब ज़रा मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ कि ओपन जो तैयारी कर रही है, वो जो गेयर अप हो रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, उसके क्या असरात होने जा रहे हैं। तो ज़रा दिखाते हैं जी, बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो बात की कि उन पर क्या फ़र्ज है। हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हमने उसको इस्तेमाल करे और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दें। अच्छा, साबिर साहब, अभी अरशद साहब ने भी इस बात का हवाला दिया कि इकनॉमिक कंडीशन और बड़ी मुश्किलात हैं हुकूमत के लिए अपनी भी, और अब जो अपोजिशन है वो भी इसी तरफ इशारा दे रही है कि हम जो है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और मुआशी खुदकुशी मुल्क को नहीं करने देंगे। तो कुछ माहौल गरमा पाएंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? अच्छा, जो बिलावल भुट्टो और मरियम बीबी की जो मुलाकात हुई कल, उसकी आज नफ़ी की है शहबाज शरीफ साहब ने, और उसकी रीज़न हम ये बता चुके हैं कि बिलावल और मरियम की जो मुलाकात हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, क्योंकि न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि सीनियर नायब सदर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी नहीं थे। और न सिर्फ वो नहीं थे बल्कि मरियम बीबी ने ट्वीट भी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि आई होप यू आर फीलिंग बेटर डियर फ्रेंड, दिस एंड ऑल अदर डिसीजंस इन द पार्टी आर टेकन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मियाँ नवाज शरीफ एंड मियाँ शहबाज शरीफ एंड टेकिंग द सीनियर लीडर्स into confident, discipline and party hierarchy are followed by all including me, warm regards। ये ट्वीट किया उन्होंने। अब
इसका तो ये होना चाहिए था, क्योंकि ये बिलावल भी ये कह रहे हैं और मरियम बीबी भी कह रही हैं कि इस बात पे इत्तफाक हुआ कि बजट नहीं मंजूर होने देना। और अब लीगल या हम कह लें कि एक पार्लिमानी रवायत क्या है, पार्लिमानी रवायत ये है कि जब बजट पेश किया जाता है तो बहस का आगाज़ होता है अपोजिशन लीडर की तकरीर से। अपोजिशन लीडर पिछले 4 दिनों से तकरीर नहीं कर रहे थे और बहस का आगाज़ हो नहीं रहा था, और बहस का आगाज़ नहीं होता तो बजट की अप्रूवल का जो मराहल हैं वो पूरे नहीं होते। आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को भी एक मैसेज दिया और मरियम बीबी को भी एक मैसेज दिया कि उन्होंने तकरीर का आगाज़ कर दिया, बहस का आगाज़, और अपनी तकरीर शुरू कर दी। शुरू में वो ढीले ढाले अंदाज में कहते रहे कि स्पीकर साहब आप ज़रा वो जारी करें ना प्रोडक्शन आर्डर। दिल उनका बहुत बाग था कि जरदारी साहब अंदर हैं और उन्होंने ख़ुद अंदर करवाए हैं, और दूसरी जानिब वो कह रहे थे। और आज उन्होंने बहस का आगाज़ करके बिलावल को भी एक मैसेज दिया है कि मैं हूँ अपोजिशन लीडर, मैं हूँ पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़, मुझसे बात करें। और मरियम बीबी को भी ये मैसेज दिया है कि मैं शहबाज शरीफ हूँ, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं पार्टी का सदर हूँ। जनाब बजट का बहस का आगाज़ हो गया है और अब बजट मंजूर होगा। ये है अंदर की बात आदिल साहब। ये आदिल बजट मंजूर भी होगा और उसकी एक और वजह भी है। देखें ये दो मुलाकात जो है फादर्स डे के दिन हुई और फिर दुआ आशिक अवान साहिबा एडवाइज़र एंड इंफॉर्मेशन कहती हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम फादर्स डे पे इसीलिए ये मुलाकात भी हुई। फादर्स डे पे एक और इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई और शायद उसकी सब लोगों को उसका इदराक उस तरह से ना हो, बट द डैडी इज़ बैक इन टाउन एंड ऑन हिज ओन ओल्ड पोजीशन। तो ये जितने इधर उधर चीज़ें हो रही थी, शहबाज शरीफ की वापसी, डैडी बीइंग बैक इन टाउन, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद ये की जा रही है कि दोबारा काबू में आ जाएंगी। सर बड़ी गहरी बात किया आपने। मैं सोच रहा हूँ कि बस जितना सोच रहे हैं सोच को वहीं तक महदूद रखें और आगे चलें। इससे ज़्यादा नहीं सोचना और इससे ज़्यादा बोलना भी नहीं। अच्छा सर ये बताएं कि वैसे माजी में तो ये एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते रहे, भरा हुआ है, शॉर्ट्स इनकी रिकॉर्डिंग भरी हुई है सारा कुछ, लेकिन क्या अब ये जो बैठे हैं साथ, तो क्या अब ये कंसीडर किया जाए जो ये पहले कहते थे कि इमरान जरदारी भाई भाई और फिर दूसरा एक दूसरे को सब कुछ कहना, अवाम क्या इस मामलात को संजीदा लेती है या हमारी अवाम को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इस वक्त जो हुकूमत के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिस पर लोग इनका यूनाइटेड होना पसंद करेंगे या साथ चलेंगे इनके? व्हाट इज़ योर टेक ऑन अर्शद साहब? देखिए अवाम तो ये चीज़ें पिछले कई सालों से देखती आ रही हैं और जो भी चीज़ें पहले नारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगाते रहे हैं और दो तीन दफ़ा दोनों इन जमातों को बारी दी और अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब इस दफ़ा जो तब्दीली आएगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तब्दीली लाएंगी, जितने लोग थे जिनके जो टेंटेड थे वो नहीं होंगे। और अब फैसले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को करने पड़ रहे हैं डिस्पाइट ऑल इज गुड इंटेंशन। जो रेलू कट्टे और भानमती का कुंभा उन्होंने बनाया है, वो भानमती का कुंभा और रेलू कट्टे कुछ पीपल्स पार्टी से लिए उन्होंने, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से लिए, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उन्होंने लिए हुए। अब ये कौन कौन से रेलू कट्टे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हुकूमत में, इसका अंदाजा प्राइम मिनिस्टर साहब को होगा। और ये वो रेलू कट्टे जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे। तो अवाम ने अगर इनको एक्सेप्ट किया और जिस तरह के इस वक्त माशी हालात जा रहे हैं तो लोगों को तो अब ज्यादा खतरा लगने लग गया कि जनाब जिनको के प्राइम मिनिस्टर चोर डाकू कहते हैं, कम से कम वो चोर डाकुओं के दौर में इतने बुरे हमारे माशी हालात तो नहीं थे। आज भी गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अवाम को तसल्ली दिलाने की कोशिश की है कि जनाब हालात बेहतर हो जाएंगे। चले हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन किस तरह से बेहतर होंगे वो रोड मैप तो हमें दे दें, वो प्रिसाइज टाइमलाइंस तो हमें दे दें, वो पॉइंटर्स तो दे दें, वो फ्लैग्स तो जगह जगह लगा दें। और अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते तो फिर लोग समझेंगे कि जनाब चलो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अगर ये लोग करप्शन करते थे तो लगाते तो थे। और इस पे बहुत से सवालात होने लग गए कि क्या हमारा माशरा अब उस साइड पे जाएगा कि आप इस चीज को कहेंगे जी करप्शन इज जस्टिफाइड, क्योंकि उससे आवाम को एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपने तो यहाँ पे इकोनॉमी को स्ट्रैंगुलेट इस तरह से कर दिया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आपने इस तरह से कर दिया है कि कोई प्रोजेक्ट पिछले 10 माह में एक प्रोजेक्ट आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा सके। कोई एक प्रोजेक्ट का आप मुझे नाम बता दें जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। वो मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट
किधर गया, किधर गई उसकी संगे बुनियाद, किधर गई उसकी लैंड एक्विजिशन, किधर गई उसकी फाइनेंशियल एलोकेशंस, कहां गए वो प्रोजेक्ट का शुरू होना कि जनाब चले हमने ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, इससे जो 60 लिंक्ड इंडस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर कहते थे वो रिवाइव होना शुरू हो जाएंगी। जो हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी उसमें से हमें इतनी नौकरियां मिलेंगी। इकोनॉमिक सर्वे जो खुद इस हुकूमत ने इशू किया है उसमें तो आपको पता लग रहा है कि जी 10 लाख नौकरियां इस साल चली गई हैं, 10 लाख नौकरियां आपकी अगले साल चली जाएंगी, गुर्बत में इजाफा होगा। अगर ये वाली सारी चीजें होंगी तो अपोजिशन जो इकट्ठी हो रही है, और सिर्फ 2 अपोजिशन जमातें नहीं है, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो और जो मौरूसी सियासत हम सारे क्रिटिसाइज भी करते रहे, 11 अपोजिशन की जमातें और कुछ हुकूमत के इत्तेहादी भी उनसे राब्ते में। तो सिचुएशन उतनी आसान नहीं है जितनी कि नजर आ रही है, और एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको कि बिलावल और मरियम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी इनकी हो रही है और अपना पॉलिटिकल स्टेचर भी ये बढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन मेरी चंद हुकूमती लोगों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम सफदर साहिबा के हवाले से देखा जा रहा है कि कौन से केसेस रिवाइव किए जा सकते हैं। क्यों साबिर साहब? मरियम बीबी, मुझे एक ब्रेक लेनी है ब्रेक साबिर साहब। हाँ जी, ब्रेक ले लें अगर ज्यादा तो ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर जरा डिस्कशन को यहां से कंटिन्यू भी करेंगे और फिर ये भी पूछेंगे जो ये बजट पास ना कराने का ऑपोजिशन का दावा है ये किस हद तक ठीक साबित हो सकता है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक। ब्रेक में मुझे वैसे एक मैसेज भी आया, जो अरशद साहब बात कर रहे थे कि ये जो हम इससे पहले बात कर रहे थे थप्पड़ उप्पड़ कल्चर वाली, ये वो कमिश्नर एबटाबाद ने भी पथारेदारों को हाथ से थप्पड़ मार दिया था। कानून नाफिज करने वाले भी खुद अपना हाथ चला देते हैं बजाय कानून इस्तेमाल करने के। वाकई इस कल्चर से बचने की जरूरत है और ये बड़ा दूर रहने की जरूरत है। हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे साबिर साहब, जरा आप उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, और राना सनाउल्लाह साहब का मैं आपको शॉर्ट सुनवा दूं ताकि आप फिर आसानी से इन दोनों मामलात पर गुफ्तगू कर सकें। इंशाअल्लाह ताला 30 जून 2019 को ये बजट भी पास नहीं हो सकेगा और ये हुकूमत जो है इसके खिलाफ भी अदम एतमाद हो जाएगा। ये हुकूमत जो है ये नहीं चलेगी। जी साबिर साहब। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि राना साहब किसी खुशफहमी में हैं। बजट सिर्फ उस सूरत में पास नहीं होगा अगर हुकूमत खुद चाहे, क्योंकि आज शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की, और अगर तो हुकूमती अरकान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने नए इंतखाबात की तरफ जाना है या उनके पास कोई नई गाइडलाइन नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज़ बजट जो है वो मंजूर करवाना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बजट मंजूर ना करवाने की सूरत में क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नवाज़ के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद रहें, उसके बाद पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद हों, और पीटीआई में से भी अख्तर मैंगल साहब और कुछ और 8-10 अरकान जो हैं वो गायब हो जाएं, तब तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो ऐवान में मौजूद अरकान होते हैं उनकी सादा अक्सरियत चाहिए होती है, और अगर पीटीआई के खुद अपने अरकान गायब हो जाएं तो 50, 60, 20, 40 फिर तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अपोजिशन में इस पोजीशन में नहीं है कि वो बजट मंजूर ना करवा सके। अच्छा साबिर साहब, आपने एक बड़ी सटल तरीके से एक बात कह दी, अगर हुकूमत खुद चाहे कि जल्दी इंतखाबात हो जाएं तो आपको याद होगा कि खुद 2.5 साल के बाद तो इंतखाबात का वज़ीर आज़म के भी माइंड में था कि अगर ये मामलात ना चले तो 2.5 साल बाद इलेक्शंस कॉल किए जा सकते हैं और नया मैंडेट लिया जा सकता है ताकि फुल मेजॉरिटी के साथ हैं। और जो भी लेजिस्लेशन के हालात हैं, लेजिस्लेशन चल भी नहीं रही, जो आज भी वहाँ पे माहौल बना रहा और नई हिदायत आई हैं, आपको समझते हैं वो 2.5 साल से टाइमलाइन कहीं अर्ली तो नहीं आ गई है? और जो दूसरी आपने बात की उसमें भी थोड़ा वजाहत करें, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोगों के साथ अपोजिशन के राब्ते हैं, और इसी तहरीक इंसाफ अपोजिशन की चंद जमातों में लोगों के साथ राब्ते में है कि जी नून लीग के कुछ लोग शामिल हो जाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग का हो जाए, दीगर जमातों का हो जाए, और इसी तरह अपोजिशन मुश्तरका तौर पे हुकूमत पीटीआई के कुछ लोगों से राब्ते में? ये बिल्कुल बड़ी बुरे तरीके से खिचड़ी पकी हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये पीटीआई खुद भी जो मैंने कहा है, ये एक राय है कि बेहतरीन टाइम में नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पीटीआई के अंदर भी ये डिवीज़न है और वो कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें, एक फ़ेज़ गुज़र जाए और नवंबर दिसंबर के बाद इस बारे में सोचा जाए, नेक्स्ट ईयर नए इलेक्शन के बारे में। लेकिन अगर ये बार बार दोनों तरफ से देखें, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ भी पीपल्स पार्टी भी, दोनों ये तो अपोजिशन जमातें, ये दोनों कह रही हैं कि बजट अप्रूव नहीं होना। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, मरियम बीबी ये बात कर रही हैं, और आज हुकूमती अरकान ने भी ऐवान में उसी
नैरेटिव को आगे बढ़ाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो काम किया है वो पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक बिलावल को भी नेगेट किया है, मरियम बीबी को भी नेगेट किया, राना सनाउल्लाह को भी नेगेट करके उन्होंने बहस का आगाज़ कर दिया। अब आगे बहुत सिंपल सा होता है, आइज़ और नोज़ करना है और आइज़ नोज़ में वो सारा काम होना है, तो इसमें कोई राज। शहबाज शरीफ साहब तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं और व्हीलिंग डीलिंग का एक्सपीरियंस भी है। सन 2000 ऑनवर्ड्स हम देखते आए हैं काफ़ी सारे मामलात पे जब किसी और को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता तो शहबाज शरीफ साहब एक रास्ता निकाल लेते हैं। मौजूदा हालात में आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी और फिर जो जितनी अच्छी तरह से उन्होंने आज बहस का आगाज़ करने की कोशिश की है, हालांकि ना बाकी अपोजिशन चाह रही थी, ना बिलावल चाह रहे हैं, ना मरियम चाह रही है, ना हुकूमत चाह रही है, एक शख्स अच्छा बन के सारा काम करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इसको थोड़ा आगे लेके जाए। वो शहबाज शरीफ साहब ये सारी खिचड़ी क्या पकाना चाह रहे हैं? ये अरशद साहब, साबिर साहब, मेरा ख्याल है अरशद साहब कह रहे हैं कि अभी टॉस ही नहीं हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने बैटिंग करना शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये आज जो समझने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक तो वो ना ऐसे लग रहा था स्पीकर को कह रहे हैं असद कैसर साहब को, जैसे मजाक नहीं करता, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देना सर जी, तो करें ना सर, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देना। तो स्पीकर साहब, हालांकि ये सारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारी चीज़ें तय थीं। शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी नहीं चाह रहा कि बहस का आगाज़ हो। शहबाज शरीफ साहब ने बहस का आगाज़ कर दिया। अब जो बात अरशद साहब ने की है वो ये है कि जीरक सियासतदान है ना सर, जीरक सियासतदान। देखें, बिलावल भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और बड़ी तेजी से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, पोजीशनिंग भी ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अपने लिए, और शहबाज शरीफ साहब भी अपने लिए इसकी इंडिकेशन क्या होगी कि रेफरेंसेस में बिलावल साहब का नाम नहीं होगा, क्योंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में नाम डाले गए, बुलाया भी गया और इवेंचुअली कि जी बिलावल साहब का तो नाम फाइनल रेफरेंस में ना आए, ये एक इंडिकेशन हो सकती है। देखें, अच्छा मैं एक और जी गो अहेड। देखें, आप कर लें बात उसमें, आप करें क्या करने लगे। अच्छा मुझे इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि एक तो जो रेफरेंस वाली बात अरशद साहब करें, लेकिन साथ में वैसे अमूमन मैंने देखा है बिलावल साहब ने जब से अपनी उर्दू इंप्रूव, बड़े फ्लो से बात करने लगे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से। लेकिन कल जब उनसे ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून, सवाल पूछा गया, पहले भी आपको छोड़ के जाती रही है, आप लोग अलहदा हो जाते हैं, एतमाद का फुकदान सारा, उधर मैं आपको शॉर्ट सुनवा दूं, कल उनकी फिर अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा मरियम नवाज साहिबा या उनकी पार्टी ऐसा नहीं करेंगे। ज़रा वो सुन ले, फिर ऐड कर दीजिएगा इस पॉइंट। मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है, मरियम शरीफ साहिबा जो है, वो वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। अब वो उम्मीद इजहार कर रहे हैं कि मैं समझता हूं इस दफा। आदिल लतीफ़ खोसा साहब का भी एक है, वो भी ज़रा सुन लें, फिर बात अच्छे तरीके से हम कर सकेंगे। फुकदान है एतमाद का बहुत शिद्दत से, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जितने हमने आपस में अज़्म और जो अहद व पैमान किए थे उन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज पूरा नहीं उठती है। ये बात आपने सुन ली। देखें, बिलावल जो बात कर रहे हैं, अब मैं आपको ख़बर दे देता हूँ, जरदारी साहब ने एक बात की है और ये किया है अभी, वो नैब की तहवील में है। उन्होंने, हमारे भी किसी बंदे ने सुन ली, अरशद साहब, उन्होंने कहा कि मरियम नाकाबिले एतबार है। ये बात जरदारी साहब के अल्फाज हैं, इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मरियम नाकाबिले एतबार है और मरियम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मरियम किसी भी वक्त स्लिप हो सकती हैं। और उसके बाद अगली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर मैं किसी पे एतबार कर सकता हूँ तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम और नवाज शरीफ, इवन वो मरियम और नवाज शरीफ के दरमियान भी ये बात कर रहे हैं। इसकी तरदीद अगर कोई करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, फिर हम भी अगली बात करेंगे। तो बात जहाँ तक चल रही है, बैकअप में भी आपने चीज़ें रखी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो जाहिर है अगली बात भी रखी हुई है, वो जाहिर है, वो अगला फिर थप्पड़ का भी तो सामान है ना।
वो थप्पड़ वाले में मैदान में आते हैं ना, तो इसलिए चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरी रीज़न ये है, बिलावल का शॉट दोबारा सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जहन में उनके वालिद साहब के ये अल्फाज, ज़र्रीन अल्फाज जो हैं उनके जहन में थे जब वो बात कर रहे थे, इसलिए उनकी ज़बान थोड़ी सी नहीं शॉट हमारे पास नहीं है, कटा हुआ है शॉट। ये पूरा शॉट आप देखें, मैं कल उसको लाइव जब देख रहा था, आई हैव रियलाइज्ड कि उनके अल्फाज बिल्कुल इस मामले में साथ नहीं दे रहे थे कि वो कैसे कह दें कि पीएमएलएन उनका साथ देगी और जो है वो ऑपोजिशन बड़ी यूनाइटेड हो जाएगी। बात ये है आदिल, वो शॉट दोबारा सुन दे। बात ये है कि भाई जरदारी साहब, फरियाल तालपुर यानी कि वालिद साहब और फुफो और उनके जितने भी दोस्त हैं वो जो जेल में हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने खुद वो बीज बोया था फेक अकाउंट्स का, और जेल में पहुंचाने वाले तो ये हैं। ये बिलावल को भी पता है। ज़रा शॉट दोबारा सुन लें फिर अरशद साहब की तरफ। समझता हूँ कि नून लीग जो है, मरियम शरीफ साहिबा जो है, वो हमें वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। अब वालिद साहब का एक शॉट सुनिए अरशद साहब, सुनाइएगा जी ज़रा। आपने हमेशा हमारे बीच में सुराग घूम पाए, इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे। अरशद साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ आदिल की इजाज़त से। आप ये बताएं कि बिल्कुल ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, देखे ना मरियम बीबी को सज़ा हो चुकी है, मुजरिम है वो, डिस्क्वालीफाइड। नवाज शरीफ साहब फारिग, शहबाज शरीफ साहब जो आज मुश्ताक चीनी ने वादा माफ गवाह बन गए हैं, हमज़ा के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी। उसके बाद पीछे कुछ नहीं बचता कि किस तरीके से 60 करोड़ रुपए वाइट करने का उनको कहा गया, टास्क दिया गया, और उन्होंने कहा कि नवाज वज़ीर आज़म के भतीजे थे, वज़ीर आला के बेटे थे और हुक्म था तो मैंने कर दिया। वो उन्होंने आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कर दिया। अब पीपल्स पार्टी क्यों मरियम बीबी को एक देंगी सहारा पीपल्स पार्टी कि आइए जनाब, आपको हम दोबारा डिस्क्वालिफिकेशन आपकी ख़त्म करते हैं और आपसे साथ मिलके तहरीक चलाते हैं और आपको वापस लाते हैं, फिर आप दोबारा हमें डसना, एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाना और फिर हम एक और मुसीबत में जाएंगे। अरशद साहब देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त जो फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रही है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया कि जी वही अहद व पैमान जो थे उसको किया गया। और उस तरह के जब प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे ये दोनों आते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो जब भी फंसे होते हैं तो उसका माजी में इन्हें फ़ायदा होता रहा है, चाहे वो NRO की सूरत में हो, चाहे किसी और एग्रीमेंट की सूरत में हो, बाहर जाने की इजाज़त, सियासत करने की इजाज़त, इस तरह की चीज़ें माजी में जब दोनों ने इकट्ठे हुए और मुश्किल हालात में थे, फंसे हुए थे, तो इस तरह के उन्होंने बेल आउट किया। और वो समझ रहे हैं कि शायद इस दफ़ा भी इस तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलके। तो जो मेन क़यादत है, जिस तरह के गवर्नमेंट का भी इस हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो फिरदौसा शिकवान साहिबा कहती हैं अब्बू बचाओ मुहिम, फवाद चौधरी भी कहते हैं अब्बू बचाओ मुहिम है, तो इससे शायद उनकी जो सीनियर क़यादत है, पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत, वो सारी पकड़ी जा रही है, नून लीग की टॉप क़यादत है वो पकड़ी जा रही है, तो उसके लिए शायद रिलीफ मिल सके। लेकिन जो दोनों के डाउट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि डिटेल्स की एक लंबी दास्तान है जो कि नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की और उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ चलती आई है। दोनों सियासी जमात आइडियोलॉजिकली देवर पोल्स अपार्ट, वैसे खैर अब आइडियोलॉजी का तो ज़माना रह नहीं गया किसी भी सियासी जमात के लिए, तो इस पे आके प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और जो आज हमने कौमी असम्बली में सीन्स देखे कि हुकूमत खुद एजिटेशन कर रही है, और जो आपने बड़े आराम से बात कह दी कि जी अर्ली इलेक्शन, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो नहीं है तो स्ट्रीट्स पे कम से कम क्योस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उस क्योस से ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। आदिल, अच्छा चले ये वाला सवाल मैं ब्रेक में आप दोनों से पूछ लूँगा, फिर उसके बाद आराम से जो है वो इस पर डिस्कशन कर सकेंगे। आप मुझे ज़रा ये बताएं, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी एंट्री भी बड़ी स्ट्रांग हो रही है और वो कहते हैं कि जब हम आएंगे ना तो फिर पता चलेगा, बाकी तो मैं किसी का वो नहीं कहता। लेकिन अब वो ज़ाहिर मुलाकात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है उन्होंने, फिर आगे फजलुर रहमान साहब वाले मामले को आप दोनों किस तरह देखें? अच्छा, उसमें देखें, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो हो सकता है फजलुर रहमान साहब को भी कोई
फवाद काट दे और कोई गड़बड़ कोई उनका भी कोई मिल जाए, उस तरह का लोहा सामने आ जाए। अच्छा, फजलुर रहमान वो साहब बाकी के लोहे हवाले जो है से फैक्ट्री में चले नहीं गए थे वापस सर? जी आदिल, फजलुर रहमान साहब के हवाले से हुकूमत ने कुछ इनिशियल तैयारी भी की है और पहले तो ये असेसमेंट की गई है कि पहले भी वो एहतजाज रैलियाँ करते रहे, लोगों को मोबिलाइज़ करते रहे, लेकिन उतनी उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो सकी। अब जो उनका प्लान बन रहा है जिस पे कि वो बाकी सियासी जमातों को भी लाना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना रैली लेके आई जाए, और जो हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक स्टडी की है उसमें पता ये लगा है कि जितने जमीयत उलमा इस्लाम के मदारिस हैं उसमें 10 साल से उम्र के कितने लोग हैं जो कि आ सकते हैं। तो जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स हैं हुकूमत के वो है कि जी 10 से 12 हज़ार कम अज़ कम मोबिलाइज कर सकते हैं जो कि स्ट्रीट्स पे आके बैठ सकते हैं, और टोटल एस्टीमेट उनके पास है 30-35 हज़ार जो कि फजलुर रहमान साहब के साथ लोग इस्लामाबाद आ सकते हैं जो कि हार्ड कोर उनके फॉलोअर्स हैं। और बाकी सियासी जमातें अगर शामिल होती हैं तो ये वो सियासी सीन है जिसकी कि कोशिश हो रही है। एक इफ्तार डिनर, अगली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आनी है और इसमें बाकायदा डिवीजन होगी। पीटीएम, मौलाना फजलुर रहमान मेनली खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और मेनली कराची में अपनी हुकूमत के खिलाफ, और सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये एहतजाजी तहरीक करेगी, और उसका कुछ पोर्शन जो है वो इस्लामाबाद को आके लॉकडाउन और ब्लॉक करने की जो पीटीआई का फार्मूला था 2014 उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। तो इस सारे में फजलुर रहमान मुझे आप दोनों का किरदार इस पर ठीक है। अच्छा साहब, साबिर साहब दोनों इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें कि जो आप एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं हुकूमत के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, इन हालात में अगर ये मोमेंटम बिल्ड करते हैं अपना, और जो अभी इस वक्त आपने बताया है, पूरी क्रोनोलॉजी बताई है कि कैसे कैसे ये इवेंट्स है, किस तरह इनकी अलाइनमेंट हो रही है, मुझे ज़रा ये बताइएगा क्या ये इन लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा कि महंगाई या लोड शेडिंग या कोई और प्रॉब्लम्स जो इश्यूज हैं उसमें ये सब बातें करेंगे, बाहर निकलेंगे, ये सूटेबल नहीं होगा दोनों का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे देखिए, मुझे कुछ और बात लगती है। मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत खुद अपोजिशन को इतना उभार रही है कि वो चाहती हैं, हुकूमत चाहती है कि ये धरना वरना आए इस्लामाबाद और ये अनरेस्ट पैदा हो, और जो बार बार खान साहब कहते हैं वो भी उभार रहे होते हैं ना कि मैं आपको कंटेनर दूंगा, आप आएँ। तो उसके बाद आज भी कहा है जम के जवाब दें बजट पे, जिस हद तक जाते हैं तो सबको। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद धरना कामयाब होता है और हुकूमत वाक़तन कह देती है धरना कामयाब, आपके मुतालबात हम मानते हैं, चले नया इलेक्शन करवाते हैं। तो फिर तो ये हुकूमत खुद दाना फेंक रही है ना अपोजिशन को कि आप आएँ, हमला करें और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएं। बिल्कुल, इसमें हुकूमती कैलकुलेशन यही है कि जो मेन सियासी का टॉप लीडरशिप है वो ऑलरेडी करप्शन के इतने मुकदमात हैं और वो अगली स्टेज जो है उस पे होंगे, ट्रायल की स्टेजेस पे होंगे, कुछ गिरफ्तारियां होंगी। तो जो टॉप लीडरशिप है मेन अपोजिशन जमातों की वो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स होगी, और हुकूमत अगर इलेक्शन में जाती है, अर्ली इलेक्शन में, तो मेजॉरिटी ला के फिर जितनी भी लेजिस्लेशन करनी है वो बड़े आराम से कर सकती है। उसमें ये भी होगा ना, अगर इलेक्शन होता है अर्ली इलेक्शन, तो उसमें बिलावल को तो कोई ख़तरा नहीं है, बिलावल तो क्वालिफाई कर रहा है, पीपल्स पार्टी क्वालिफाई कर रही है। जी वेलकम बैक। अर्शद साहब, ब्रेक से पहले आपने जो है वो इस पर कमेंट करना था। साबिर साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बता रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मैं बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक केस था, मरियम बीबी की डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उनको नायब सदर बनाया गया है और नायब सदर बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, और एक शॉट भी है हमारे पास जिसमें मरियम बीबी तस्लीम करती हैं कि मैं हूं नायब सदर, अगर किसी की टांगें कांप रही हैं तो कांप दी जाएं। है जी हमारे पास शॉट, सुनाइएगा। वो पड़ा हुआ है, हम चलाते हैं जी। जी शॉट सुनाइएगा जरा प्रोड्यूसर साहब। जमात फैसला करके मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को नायब सदर बना देती है तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती हैं। तुम फिर मैच फिक्स करके कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो। तो ये उन्होंने तस्लीम किया, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका वो कह रहे थे कि आप कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, मैच फिक्स करके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज ये केस था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मरियम बीबी के वकील ने कहा कि उनको तो नायब सदर बनाया नहीं गया, कोई है तो नोटिफिकेशन लाएं। अब शहबाज शरीफ साहब
वो नोटिफिकेशन पेश करेंगे, क्योंकि अगर अगला नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को करता है कि पार्टी सदर के तौर पे आप बताएं, तस्दीक करें या तरदीद करें कि मरीम नवाज साहबा हैं या नहीं, और अगर वो नोटिफिकेशन दे दिया जाता है तो फ़ैसला क्या आएगा? फ़ैसला ये आएगा कि मरीम बीबी कोई भी पार्टी ओहदा रखने की अहल नहीं है, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता है। तो शहबाज शरीफ साहब का गेम शुरू होगा। मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब, अगर आप असेसमेंट देखें, आज वैसे भी 17 जून है, मॉडल टाउन की एनिवर्सरी है, ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और जस्टिस बाकी नजफी की रिपोर्ट और बाकी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, नया कमीशन, इन सारी चीज़ों से निकलते हैं। तो मेरे ख्याल मरीम बीबी के खिलाफ ये नोटिफिकेशन, मेरे अपनी असेसमेंट है, ज़ाती असेसमेंट, ये इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी सियासत करनी है, उन्हें एक्सेप्टेबल रहना है। इस वक्त मरीम बीबी जो सियासत कर रही हैं और बिलावल शायद उनके साथ मिलने की कोशिश करें, वो बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरह से, जिस चीज़ को वो कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो, स्टेटस को चैलेंज करना। शहबाज शरीफ साहब उसके 180 डिग्री ऑपोजिट अपने आप को एक अच्छे शख्स की तरह एक्सेप्टेबल टू द सिस्टम प्रूफ करना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि दे देंगे। आपकी क्या राय है? देखें, शहबाज शरीफ साहब कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से जगह बनाएं, लेकिन मुश्ताक चीनी की कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ना, लेकिन मुश्ताक चीनी का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, सिर्फ ये बयान बैंक स्टेटमेंट्स हैं इसके साथ, टीटी के रिकॉर्ड है सारे। वो कहते हैं शहबाज शरीफ फैमिली के साथ 2005 से कारोबार कर रहा हूँ। मुश्ताक उर्फ चीनी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, बेगम नुसरत शहबाज के मुख्तलिफ कंपनियों में CFO डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान है। कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान ने 2014 में कहा 60 करोड़ की रकम वाइट करानी है। मोहम्मद उस्मान ने कहा सिर्फ आपके अकाउंट इस्तेमाल करने हैं, सरमाया हमारा है। 2014 में बैरून मुल्क से 21 करोड़ 40 लाख की टीटी लगवाई गई। कंपनी के सेक्रेटरी और CFO मोहम्मद उस्मान ने अकाउंट खुलवाने का कहा। मुश्ताक उर्फ चीनी का स्टेटमेंट सुना रहा हूँ मैं आपको। कहा गया इसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं जिसमें सलमान शहबाज का अकाउंट है। सर्कुलर रोड पर बैंक में अकाउंट से 29 करोड़ 30 लाख रुपए बैरून ममालिक भेजी गई। जो रकम हमें मौसूल होती है इसका चेक काट कर मोहम्मद उस्मान को देते थे। मोहम्मद उस्मान सर्कुलर रोड पर बैंक में सलमान शहबाज के अकाउंट में रकम जमा करा देते। 50 करोड़ की जाली टीटी हमारे अकाउंट में जमा हुई जो सलमान शहबाज की थी। सलमान शहबाज की एक और कंपनी वकार ट्रेडिंग कंपनी ताहिर नकवी के नाम पर बनाई गई। कंपनी से मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए की रकम बजरिया चेक आई। सलमान शहबाज ने ट्रांजैक्शन कानूनी साबित करने के लिए 2 मफरूजी मुआहदे तहरीर किए। तो आदिल अली जैदी साहब का एक शॉट है, ज़रा वो सुनवाइएगा जी। गायब हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर से कर्जा लेके, ये किसने गायब किया? कमीशन वो आज अनाउंस करेंगे खान साहब जी। जितने रेलू कट्टे हैं जो कल मीटिंग में मिले थे और जो पहले करते रहे, ये सारों का काम टाइम पूरा हो जाएगा। कौन बनेगा कमीशन का सरबराह? साबिर साहब, मेरा ख्याल है डॉक्टर शुएब सडल साहब का एक तो नाम बड़ी संजीदगी से है, और डॉक्टर शुएब सडल साहब वफाकी टैक्स मुहतसब भी रह चुके हैं, DGI भी रह चुके हैं, IG भी रह चुके हैं, वो काफ़ी कुछ रह चुके हैं और काफ़ी कुछ जानते भी हैं। और अगर डॉक्टर शुएब सडल साहब आ जाते हैं और उसके साथ ये मामूल का कमीशन नहीं है, ये मैं आपको, हम कल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये मामूल का कमीशन नहीं है, ये कुछ सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ बनने जा रही है। ये हर कमीशन का कमीशन होगा, आप ये कह रहे हैं? उम्मुल कमीशन, मदर ऑफ ऑल कमीशन, उम्मुल कमीशन। कौन आ रहा है आपके ख्याल में और क्या करेगा ये कमीशन वाकई? अच्छा, आप कमीशन के हवाले से पूछेंगे कौन आ रहा है, मैं समझा कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कमीशन में भी आ जाएगा। चले, आज मेरा ख्याल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जैसे साबिर ने कहा इस कमीशन में बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जिसमें वो मैं ख़त्म कर दूंगा प्रोग्राम का वक्त। आप पहले ये बताएं कौन आ रहा है? कोई आ रहा है और आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में कम से कम आवाज़ें कोई आएगा है इसकी, और कमीशन बनेगा यकीनन। शुएब सडल साहब का कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, शायद मैंने सुना है। हाँ, इस कमीशन के सरबराह शायद शुएब सडल साहब। बादशाह साहब तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है शुएब सडल साहब से तो मुलाकात हुई है ना एक। हाँ, तो एक शुएब सडल साहब से तो मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक, चले जी, आई हैव टू रैप अप, कंक्लूड द शो। थैंक यू वेरी मच साकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, आपने अपना दिन प्रोग्राम द रिपोर्टर्स देखा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।